अस्सलाम वालेकुम। कराची की सूरत हाल मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रोज़ाना ख़बरों में रहती है। कभी टारगेट किलिंग की वजह से, कभी PTI और MKM की लड़ाई की वजह से, लेकिन अक्सर औक़ात पिछले कई सालों से, एटलीस्ट 6-7 साल से एक तसलसल है कि पीपल्स पार्टी और MKM एक दिन आपस में मान जाते हैं, दूसरे दिन रूठ जाते हैं। कभी कहते हैं ये भत्ताखोर हैं, कातिल हैं, दोनों एक दूसरे को कहते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं ये पार्टीज़, और अगले दिन दोबारा सुलह हो जाती है। जब शराकत इक़्तिदार होती है तो पुरानी बातों का पूछें तो एक जमात दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराती है। MKM से पूछें तो कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास तो बड़ा शेयर है, हमारे पास तो वोट्स भी कम है, हमारे पास जितनी ताकत है उतनी आवाज़ उठाते हैं। पीपल्स पार्टी वालों से पूछें तो वो MKM के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। 6-7 साल गुजर गए, ना वहाँ कराची में लोगों की किलिंग्स रुकी और ना कुछ और मामला दुरुस्त हुए। कराची में इंतखाबात 10 बार भी करवा लीजिए, ये मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि वहाँ पर हर बार अर्बन एरिया से MKM जीत जाएगी। ये तो मुमकिन है कि 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन शायद ये ना हो सके कि कराची से आप MKM को कम्प्लीटली वाइप आउट कर दें। रियलिटी है अर्बन एरिया से वो जीतते हैं, उनकी अक्सरियत है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स उनके अच्छे हैं, लेकिन बड़ी जमात वहाँ पर पीपल्स पार्टी है। तो तरीकाकार क्या यही होना चाहिए कि शहर में लोग पिसते रहें, मरते रहें? रेंजर्स भी हमने 20-25 साल से लगाई हुई है, पुलिस के अंदर कहते हैं सियासी भर्तियां कर ली हैं, मामला सुधरने को आते नहीं है। जिन लोगों को वोट देकर लोग असम्बलीज में भेजते हैं उनकी जिम्मेदारी, अव्वलीन जिम्मेदारी तो यही है कि लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाएं। उसमें ना पीपल्स पार्टी कामयाब है और ना ही उसमें MKM जो है वो उसमें कामयाब नज़र आती है। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं MKM से वसीम अख्तर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सईद गनी साहब। दोनों को वेरी वार्म वेलकम। लेकिन इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं आपको लीडरान के MKM के भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी इनके कुछ बयानात सुनवाना चाहूँगा कि ये एक दूसरे के लिए कहते क्या हैं, और फिर जब मोहब्बतें बढ़ती हैं तो क्या वजारतें अहम होती हैं, हुकूमत अहम होती है। सेनेट की एक सीट के लिए पीपल्स पार्टी को भी सब कुछ भूल गया। JIT में जो एलिगेशन रेंजर्स ने लगाया, सिंध हुकूमत उसको ओन करती है। शर्जील मेमन साहब कहते थे कि हमारी हुकूमत है तो हमारी एजेंसीज या जॉइंट इंटरोगेशन टीम जो भी चार्जेस फ्रेम करती है हम फुली ओन करते हैं, पुलिस ISI उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर उसी रेंजर्स और GIT की रिपोर्ट को सिंध हुकूमत मान रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें यह कहा गया कि MKM ने सानिया बल्दिया टाउन की जिम्मेदार है, फैक्ट्री फायर इन्होंने लगाई, अगर ये मान लें ये सारा कुछ दुरुस्त है, सिंध हुकूमत इसमें पार्टी फ्रीक के तौर पर इसको कबूल कर रही है, तो उसके बाद उसी पार्टी से एक सेनेट की सीट जीतने के लिए आप उसको शराकत इक़्तिदार के लिए बातें कर रहे हैं। पहले सुनवाइए जी प्रोड्यूसर साहब, कहते क्या हैं, फिर हम दोनों से पूछेंगे कि आप सियासत किस किस्म की कर रहे हैं। बताइए, सुनाइएगा जी। बेटे बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, अभी छोटे हो। छोटे मियाँ ने ट्वीट कर दिया है दसो मरसो जिंदा डेसो। उस ट्वीट का जवाब है मरसो जिंदा डेसो पूरा देसो। अंकल अल्ताफ, आप अपने नामालूम अफराद को संभालें। अगर मेरे कारकुनों पर एक आंच भी आए तो लंदन पुलिस क्या, मैं आपका जीना हराम कर दूं। बिलावल जरदारी साहब, आप बेम्बिनो सिनेमा के तो वारिस हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं। पूरा कराची कहेगा पोकाटा। हम सब मिलकर ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का साथ देने का मकसद ये है कि हम जमहूरियत के खिलाफ कोई कदम उठाएं। अब मैंने इनकी दुखती रंग पे बात अपनी की है। सीट पे चले जाए। नो जनाब, अगर ऐसे बात हुई, जिस तरह से ये एटीट्यूड है, तो हम एक को भी बात नहीं करने देंगे। आपकी पुलिस आपकी हुकूमत की ईमा पर लोगों को पकड़ती है और मारती है। जब MKM हुकूमत में नहीं होती तो तनकीद करती है, जब हुकूमत में होती है तो सब उनको अच्छा लगता है। रेंजर्स के कुछ अफसरान, ISI के कुछ अफसरान और पीपल्स पार्टी के जो चक्के जो हैं भत्ताखोर मनचियात, इनका एक ट्राइका बना हुआ है जिसमें माल बनाओ और MQM के कारकुनों को ज्यादा से ज्यादा ठिकाने लगाओ। इस बार अपोजिशन के रहनुमा जो हैं वो किसी और नशे में नजर आ रहा है, कोई उनको
कहीं से इस तरह की कोई ब्लेसिंग शायद मिल रही हैं। साल मेरे 36 तो ऑपरेशन होने के बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, किसी एक का कातिल पकड़ा कायम अली शाह साहब ने, तो इसका मतलब है उनका इन्वॉल्वमेंट है। हमारा ये मुतालबा जायज है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। हम सब सियासतदान शीशे के घर में बैठे होते हैं, इसलिए जब कोई पत्थर उठाए उस पत्थर को मारने से पहले ये सोच ले कि वो कल को उसी जगह पे होगा। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों। जनाब, ये तो लीडरान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के। वसीम अख्तर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा था इम्पोर्टेंट हैं ये लीडर, यही कहा था ना? और आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी अभी कहा चोर चक्के और ट्राइका बना के हमें मार रहे हैं। आपने कहा 36 कायम अली शाह साहब ने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की। तो कैसे आप दोबारा इनके साथ शराकत इक़्तिदार या सेनेट के इंतखाबात के हवाले से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं? नदीम भाई, जहाँ जहाँ मैंने और मेरे जो भी साथियों की आपने क्लिपिंग दिखाई है, इंक्लूडिंग अल्ताफ भाई, जब हमने ऐसी चीज़ें देखी गवर्नमेंट के हवाले से, हमारे 36 एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हमारी सामने हैं। अगवा बराए तावान ही कहूँगा मैं अब तो इनको, मिसिंग पर्सन जो हैं उनको कॉल्स आती हैं कि कुछ पैसे वैसे की बात करें। तो खैर, और जो किलिंग्स हो रही हैं और जो ज्यादतियाँ हैं और लूट मार जो है, उस पर आवाज़ माजी में भी उठाई, आज भी उठा रहे हैं। आज भी मेरे अल्फाज वही हैं, इम्पोर्टेंट हैं लीडरशिप। तालिबान के हवाले से सख्त फैसले आज भी मुझे नजर नहीं आ रहे। शाह साहब जो कलअदम तंजीमों इम्पोर्टेंट लीडर हैं, क्या आप उनके साथ शराकत इक़्तिदार करने जा रहे हैं? इम्पोर्टेंट कायम अली शाह साहब, आप उनको कह रहे हैं 36 एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का भी उन्हें कह रहे हैं, चोर चक्के भी आप उन्हें कह रहे हैं, और फिर आप उनसे इत्तेहाद भी करने जा रहे हैं। देखें, ये तो आप कह रहे हो कि इत्तेहाद करने जा रहे हैं, मैंने तो अभी वो बात की नहीं। मैं तो वहां ला रहा हूं बात को कि जहां गलत देखूंगा उस पर आवाज़ ज़रूर उठाऊंगा। मेरे साथ ज्यादती होगी, मेरे पार्टी के लोगों के साथ ज्यादती होगी, बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगा, चाहे मैं हुकूमत में हूं या ना हूं, और ये मैं करता रहा हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूं कि आज भी एक पेज पे नहीं है जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है। आज भी मसलियत पसंदी से काम लिया जा रहा है। इससे आगे चलते हैं, जहां आपने बात की कि हम हुकूमत में जा रहे हैं। देखें, जो इस किस्म के हालात बने, सेनेट के इलेक्शंस आ गए हैं सामने। जब भी इस किस्म के इलेक्शंस आते हैं तो हमारी तारीख रही है मुल्क की सियासी कि मुख्तलिफ सियासी जमातें आपस में मेल जोल करके कोई ऐसा सेटअप कायम करती हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग एक हो जाए फॉर द इलेक्शंस। ये नेशनल इलेक्शन में भी होता है, प्रोविंशियल में भी होता है, लोकल गवर्नमेंट में भी होता है और सेनेट में भी होता है, जो कि आज नजर आ रहा है। हमारे पास रहमान मलिक साहब बिल्कुल लंदन गए, अल्ताफ भाई को आसिफ साहब की कॉल आई, बातचीत हुई है, दो लीडर्स में बातचीत माजी में भी होती रही है, बीच में तलखियां जरूर आई हैं। सियासत में हमारे मुल्क में बल्कि थर्ड कंट्री जितने हैं उसमें इस किस्म की सियासत नजर आएगी, जैसे एक दूसरे पे इल्जामात लगाना, जो कि आप भी देखते हो, मैं भी रोज देखता हूं। तो अब ये फैसला तो अभी नहीं हुआ है कि हमने हुकूमत ज्वाइन कर ली है, शहर बंद हो जाता है। नहीं, देखें, ये फर्स्ट स्टेप आपका जो है एग्रीमेंट आपका हो गया ब्रॉडर, जिसमें आप सेनेट इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका यह है कि आप शराकत इक़्तिदार के लिए जा रहे हैं। ये वो रियलिटी है जिसको मैं आज भी कह सकता हूं और 4 दिन बाद भी बोल दूंगा। देखें, जहां तक सेनेट का मामला है, जो हमारी सीटें जा रही हैं वो तो इंशाल्लाह हमारे पास आएंगी, और अगर कुछ वोट बचते हैं, गनी भाई जानते हैं सारा कुछ, कि इसमें एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी को हमारी जरूरत होती है, हमें किसी की जरूरत होती है, ताकि हम कोई सीट और अवेल कर लें। इसी तरह सारी सियासी जमातें जो हैं वो जद्दोजहद करती हैं, वो तो अपनी जगह है, बिल्कुल। मुझे पहले मैं सईद गनी साहब से भी पूछ लूं, उसके बाद सईद गनी साहब से भी बात कर लें। सईद गनी साहब, बो काटा बिलावल ने यही नारे लगाए थे, और आप इनको कहते थे कि MQM जो है कराची के अंदर जितने टारगेट किलिंग है उसके अंदर MQM इन्वॉल्व है। ये आपके लोग सरेआम बातें करते थे, छुप के भी नहीं, खुल के कहते थे कि इनके बंदे हैं जी। वो नाम, एक सियासी जमात का ताल्लुक जिससे मर्जी आपकी जमात से पूछ लें, वो सारे इसी के साथ जोड़ते थे। बल्दिया टाउन की JIT, या तो आप उससे पीछे हट जाते, उसे डिसओन कर देते। आपने ऑन किया उसको। 12 में सेक्टर इंचार्ज इनके गिरफ्तार हुए, उसमें भी JIT आपने ऑन किया उसको। शर्जील मेमन साहब ने उसके ऊपर बयानात दिए।
शाह साहब ने कहा कि मैं असम्बली के अंदर जो बयान दिया मैं दोहराता नहीं उसको, तो उसके बाद फिर दोबारा बगलगीर हो रहे हैं। कोई एक बात याद कर लें, या तो इनको मुल्क दुश्मन करार दे दें या इनसे बगलगीर हो जाए। मलिक साहब, एक चीज़ ध्यान में रखें कि MQM और पीपल्स पार्टी अलग-अलग सियासी जमातें हैं। मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है, अगर उसको थोड़ा ठीक करा दें। एक तो ध्यान में रखें कि पीपल्स पार्टी MQM अलग सियासी जमातें हैं और हमेशा एक दूसरे के सामने इलेक्शंस भी लड़ती रही हैं और आपस में तलखियाँ भी माजी में बहुत रही हैं। इसी तरह PMLN, जमात इस्लामी, PTI, JUI या दीगर सियासी जमातों को ले लें तो कभी वो पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ होते हैं। तो सियासी जमातें जहाँ अलग-अलग होती हैं तो वहाँ ये चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है कि माजी की तलखियाँ जब आती हैं तो फिर एक तरफ से बात होती है, दूसरी तरफ से बात होती है। लेकिन अगर तलखियों को कहीं कम किया जाता है या उसकी कोशिश की जाती है तो इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। जहाँ तक मिसाल आपने भी हवाला दिया आपने कि सेनेट की इलेक्शन की एक सीट के लिए हो गए हैं। 2009 के जो सेनेट के इंतखाब हुए थे उससे पहले अगर आप चले जाएं तो सेनेट के इलेक्शंस में पैसे का इस्तेमाल बेइंतहा था और जो इल्ज़ाम लगते थे कि सिंध में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। इस चीज़ को सामने रखते हुए आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 2009 में ये कोशिश शुरू की कि सेनेट के इंतखाबात चूँकि सूबाई असम्बली में होते हैं और सूबाई असम्बली में हर सियासी जमात की अपनी एक ताकत होती है, तो क्यों ना ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि जिस जमात की जितनी स्ट्रेंथ है वो जमात उतने वोट ले ले, ताकि ये जो पैसे का इस्तेमाल होता है इसको कम से कम किया जा सके। तो मुझे जहाँ तक याद है 2009 में पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब नहीं हुआ, अनअपोज कैंडिडेट्स आए थे और सिर्फ बलोचिस्तान में इलेक्शन हुआ था जहाँ पर थोड़े बहुत। सईद गनी साहब, मुझे आपकी बातों से खिलाफ है जो वजाहत आप दे रहे हैं। अगर वो रियलिटी आप एक्सेप्ट कर लें कि जिन एरिया से MQM जीती है, अर्बन एरिया से वो जीते हैं, मैं दोबारा ऑन एयर कहने पे इस पे मुझे कोई झिझक नहीं है कि दोबारा भी आप इंतखाबात करवाएंगे तो लार्जली हो सकता है जब बड़े भी जितना मर्जी शफाफियत ले आए, एक आध सीट हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन लार्जली वो अपनी सीटें दोबारा जीत जाएगी MQM। वोटों की तादाद में फ़र्क पड़ सकता है। तो फिर आप एक दूसरे का अगर ये मान ही लें कि किसी को कहाँ से वोट पड़ रहा है तो फिर ये लड़ाई सिंध में ख़त्म हो जाएगी। जो रोज़ाना 10-15 लाशें गिर रही हैं वो गिरनी बंद हो जाएगी। आप JIT में हिस्सादार बन के गए थे, तो या तो फिर इनको डाल दीजिए अंदर, बंद कर दीजिए पार्टी को, या तो वो चीज़ दुरुस्त हो सकती है या ये दुरुस्त हो सकती है। दोनों बैक वक्त दुरुस्त नहीं हो सकती। मुझे मेरी बात आप थोड़ी सी पूरी कर रहे थे। देखिए, जब आपने सेनेट की एक सीट की बात की, मैं उस पर अपनी बात कर रहा हूँ कि सेनेट के इंतखाब और जनरल इलेक्शन जो होते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ होती है। सेनेट के इलेक्शंस में 21 वोटों पर जो है सिंध में से सेनेटर बन जाता है। वहाँ अगर ऐसी सूरत हाल हो कि खुली मंडी लग जाए, लोग एक दूसरे के बंदे तोड़ने पर लग जाएं, पैसे का इस्तेमाल हो जाए, तो क्या ये बेहतर और मुनासिब नहीं है कि पार्टियाँ आपस में एडजस्टमेंट करें और जिस जमात के जितने वोट हैं उसके हिसाब से वो अपनी एक सीट ले लें और वो मसला खत्म हो जाए, ताकि किसी को ना बंदे तोड़ने की जरूरत पड़े ना कुछ और काम करना पड़े। अरे गनी साहब, आप उसी जमात को तो इल्जाम दे रहे हैं कि उसने 258 या 259 लोगों को जिंदा जला दिया। यही आपने JIT में इल्जाम आयद किया, तो वहाँ एक सेनेट की सीट के लिए फिर आप उनसे इत्तेहाद कर लें। अब नहीं, अब मेरी बात तो सुने ना। अभी आप खुद ये फरमा रहे हैं कि कराची में अगर 10 इलेक्शंस करवा लिए जाएं तो मैं तो कहता हूं जीत कर आ जाए। मेरा मुझे इस पे शक नहीं है क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन वहां बड़ी तगड़ी। इसका मतलब ठीक है ना, ये आपकी बात गलत नहीं है, आपकी बात गलत नहीं है। देखिए, हम ये भी कहते हैं कि MQM गलत तरीके से जीत के आती है, लेकिन बहरहाल आ जाती है ना। इसमें ये तो कोई दूसरी राय नहीं। अगर गलत तरीके से आई तो कोई अदालत, कोई पार्टी, कोई उसको निकलवाए वहां से बाहर। लेकिन जब तक वो सिस्टम का हिस्सा हैं, उनके वोट्स काउंट होते हैं, उनके वोट के जरिए चीफ मिनिस्टर बन भी सकता है, हट भी सकता है, सेनेटर भी आ सकते हैं, सारी चीज़ों का हिस्सा है। तो एक निज़ाम का अगर वो हिस्सा है, फिर उस निज़ाम के जो भी लवाजमात हैं, आप उसमें ये नहीं कर सकते कि MQM को तो इस ग्राम से बाहर से और बाकी बैठ के हम चला लेते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है। जहाँ तक सुनने सर बात तो सुने ना मेरी। ये MQM के अपने बयानात रिकॉर्ड पर हैं कि जब ये हमारे साथ हुकूमत में थे तब भी अगर MQM के किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है किसी जुर्म में मुलव्वस होने की बुना पर, तो हमने उसको छोड़ा नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है तो उसको इस बिना पर नहीं छोड़ा गया कोई पीपल्स पार्टी का है। तो जहां तक जराइम की बात है, दहशतगर्दी की बात है, उसमें कोई भी शख्स हो, चाहे वो MQM का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो,
अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही इसलिए कि वो फलां पार्टी का है तो फिर आपकी ये बात जायज है। लेकिन अगर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिसका इजहार एमक्यूएम बार बार कर चुकी है कि हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे बंदों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ये शिकायत आपके सामने आती रही उस वक्त भी जब एमक्यूएम हुकूमत में थी। हो रही है वो दुरुस्त कार्रवाई हो रही है, एमक्यूएम के वो लोग सारे इन जराइम में मुलव्वस हैं। देखिए, मैंने ये बात उस वक्त भी कही जब एमक्यूएम से बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी और हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे कि ये जरूरी नहीं है कि एमक्यूएम जो इल्जामात लगा रही है वो 100% गलत हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि एमक्यूएम जो कुछ कह रही है वो 100% दुरुस्त हो। दोनों चीजें हो सकती हैं। हमारे इदारे भी बाज़ों का ज्यादतियां कर जाते हैं, और ये भी मुमकिन नहीं है कि एमक्यूएम इतनी बड़ी जमात है जिसके लाखों लोग हैं और इनके अंदर कोई ऐसा फर्ज ना हो जो किसी जुर्म में मुलव्वस सारी ना हो। बातें तो जो इल्जामात इन पर लगते रहे तो वहां हो पर सकता है 100% दुरुस्त ना हो, लेकिन ये भी है कि 100% गलत भी नहीं होंगे। जो वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत में होते हुए भी जो शख्स भी किसी भी जुर्म में मुलव्वस है उसको माफ नहीं करते, तो फिर इन्होंने जितने लोग आपके उनके खिलाफ कार्रवाइयां की, JIT बल्दिया टाउन समेत, और 12 मई का वो जो आपके सेक्टर इंचार्ज का अरेस्ट हुआ है, फिर अगर इनकी बात दुरुस्त है तो वो आपके सारे लोग इन जराइम में मुलव्वस थे। देखें, सईद भाई जो बात कर रहे हैं वो एक सियासी कारकुन है और उसी हवाले से बात कर रहे हैं। मैं सईद भाई की बात आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझता हूँ। ग्राउंड रियलिटी जो है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी जगहें हैं नदीम भाई जहां सिंध गवर्नमेंट का बस नहीं चलता। सईद भाई तो सेनेट में बैठे हैं, सिंध गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार हैं ना, मैं आपको मिसाल दे दूं, शर्जील साहब से मेरी अच्छे दोस्ती है, अच्छे ताल्लुकात हैं। अब शर्जील भाई जो है ना, उन्होंने अभी JIT भुगती नहीं है कभी, जो मेरी नॉलेज में है। अभी अल्लाह ना करे वो भुगते, अच्छे आदमी हैं, मगर JIT जिन्होंने भुगती है ना, सईद भाई जानते होंगे, जिन्होंने भुगती है उनसे पूछें कि वहां हुकूमत का क्या अमल दखल होता है। काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं। हो सकता है ऐसे केसेस, मैं 12 मई की बात कर देता हूं, अभी जो आपने सेक्टर की बात की, मैं बल्दिया की बात कर देता हूं, बिल्कुल डिनाई करता हूं मैं, गलत है ये, JIT टोटली फॉल्स है ये। अब शर्जील भाई ने एक्सेप्ट कर ली, उनको मैं समझता हूं पता नहीं है अभी कि JIT में अंदर होता क्या है, क्योंकि उन्होंने भुगती नहीं है, मैंने भुगती है, एक नहीं बहुत भुगती हैं JIT। हकीम सईद की भी JIT हुई थी, जिसमें सारी एजेंसियां बैठी थी जो ये नाम लेते हैं, हर आदमी इज्जत से बरी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। जिनापुर की JIT हुई थी, जिनापुर में खुद एजेंसीज के लोग टीवी पे आके कह गए हैं कि हमने गलती की थी, ये हकीकी बना के और जिनापुर का नक्शा बना के। तो JITों का ये हाल है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में सिंसियरली JIT हों, ताकि ये क्राइम जो है वो कर्ब किया जा सके। असल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर जब होगी जब सही JITs होंगी। असल मुजरिम छोड़ दिए जाते हैं, छूट जाते हैं। अपनी खारबाजी में किसी सियासी जमात को मेलाइन करना है, नीचे दिखाना है, गंदा करना है, तो ये बल्दिया जैसी JIT सामने आती है, जिसमें रिजवान जो है वो मुलजिम भी नहीं है उसके अंदर। रिजवान ने ये बात सही से सुनी और इनको बताई और वो JIT बन गई। एक पार्टी को आपने मीडिया पे सत्यानाश कर दिया उसका। तो ये कौन सी JIT है? आप काम करो, मेहनत करो, एजेंसीज वाले मेहनत करें ताकि मुल्क के अंदर क्राइम खत्म हो। मगर अफसोस ऐसा नहीं होता है भाई। मैंने JIT भुगती है, उसमें मुझ पे जो प्रेशर था ना सारी एजेंसियों का कि अल्ताफ हुसैन को छोड़ दो, पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लो, ये मुझ पे प्रेशर था JIT का। 3rd डिग्री टॉर्चर खाया है मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया आज तक। मेरे पे सारी फॉल्स है। तो ये JIT। मैं एक ब्रेक से वापस आऊंगा, तो मैं आपसे भी और सईद साहब से भी चाहूंगा कि अगर ये JIT, उसकी रियलिटी यही है जो वसीम साहब आपने कहा कि ये सिर्फ सारे फेक चार्जेस थे, उसमें कोई जान नहीं थी, जिसमें बल्दिया टाउन हो या 12 मई हो, तो फिर मैं सईद गनी साहब से पूछूंगा, फिर सूबाई हुकूमत जो है अपने आप को उससे डिस्टेंस कर ले। आपने 3-4 दफ़ा लफ्ज़ दोहराया काली भेड़ें, क्योंकि ये वो लफ्ज़ है जो मैं ऑन एयर कहना नहीं चाहता। जिन एजेंसीज़ का तज़किरा आप कर रहे हैं, अगर उन्हीं एजेंसीज़ का तज़किरा मैं करूँगा तो हो सकता है मेरे पे पाबंदी या बैन लग जाए। आप अगर कह रहे हैं सूबाई हुकूमत आपके साथ है, उनका नुमाइंदे बैठे हैं, वो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं, इनकी उसके ऊपर क्या पोजीशन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये उसको क्या कहते हैं। एक ब्रेक ले लूँ, इसके बाद इनसे जानूँगा।
बेटे बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, अभी छोटे हो। छोटे मियाँ ने ट्वीट कर दिया है डसू मरसू सिन्ना डेसू। उस ट्वीट का जवाब है मरसू सिन्ना डेसू पूरा देसू। अंकल अल्ताफ, आप अपने नामालूम अफराद को संभालें। अगर मेरे कारकुनों पर एक आंच भी आए तो लंदन पुलिस क्या, मैं आपका जीना हराम कर दूं। बिलावल जरदारी साहब, आप बेम्बिनो सिनेमा के तो वारिस हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं। पूरा कराची कहेगा पोकाटा। हम सब मिलकर ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का साथ देने का मकसद ये है कि हम जमहूरियत के खिलाफ कोई कदम उठाएं। अब मैंने इनकी दुखती रग पे बात की है। पे चले जाए। नो जनाब, अगर ऐसे बात हुई जिस तरह से ये एटीट्यूड है तो हम एक को भी बात नहीं करने देंगे। आपकी पुलिस आपकी हुकूमत की ईमा पर लोगों को पकड़ती है और मारती है। जब एमक्यूएम हुकूमत में नहीं होती तो तनकीद करती है, जब हुकूमत में होती तो सब उनको अच्छा लगता है। रेंजर्स के कुछ अफसरान, ISI के कुछ अफसरान और पीपल्स पार्टी के जो चक्के जो है ताकोर मनचिया, इनका एक ट्राइका बना हुआ है जिसमें माल बनाओ और MQM के कारकुनों को ज्यादा से ज्यादा ठिकाने लगाओ। इस बार अपोजिशन के रहनुमा जो है वो किसी और नशे में नजर आ रहा है, कोई उनको कहीं से इस तरह की कोई ब्लेसिंग शायद मिल रही है। मेरे 36 तो ऑपरेशन होने के बाद एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, किसी एक का कातिल पकड़ा कायम अली शाह साहब ने, तो इसका मतलब है उनका इन्वॉल्वमेंट है। हमारा ये मुतालबा जायज है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। हम सब सियासतदान शीशे के घर में बैठे होते हैं, इसलिए जब कोई पत्थर उठाए उस पत्थर को मारने से पहले ये सोच ले कि वो कल को उसी जगह पे होगा। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों। जी, ये वो स्टेटमेंट्स आपको दोबारा सुनवा रहे हैं। और कराची की सियासत में सियासत का बेनिफिशरी कौन है, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि लगता ये है कि जो लोग इनको वोट देकर मुंतखब कर कर ईवानों में भेजते हैं और जिस काम के लिए भेजते हैं, ये दोनों सियासी जमातें वो काम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मीडिया के ऊपर आकर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, धरने दे देना, एहतजाज कर लेना, असम्बली में धुआंधार तकरीरें कर देना, वो काम आसान है, लेकिन जो काम है लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ वो नहीं हो रहा। लोग तो मर रहे हैं वहाँ पर। सईद गनी साहब, आप भी अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक एनलाइटन मॉडरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वैसे तो वो रवादारी हमारे मज़हब का हिस्सा है, लेकिन एनलाइटन मॉडरेशन जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल की वो पाकिस्तान में ममनुआ लफ्ज़ हो गया। और मेरे ख्याल में मुफाहमत का लफ्ज़ जिस अंदाज में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी लफ्ज़ जल्द ही ममनुआ होने वाला है। JIT की रिपोर्ट जो जस्टिस बाकिर के सामने पेश हुई, उसमें जज खुद कह रहे हैं मीडिया वालों को कि इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सुनी सुनाई सारी डिस्क्रिप्शन है, इसमें एविडेंस अभी दस्तयाब नहीं है। तो या तो सिंध हुकूमत उसको ऑन ना करती, या ऑन कर लिया तो फिर खड़े हो जाए। मुझे तो बिल्कुल मैं समझने से कासिर हूँ कि मैं किस जगह पे स्टैंड करूँ। MKM को इस जुर्म की सज़ा में कहूँ कि इनको अंदर बंद कर दें, या ये कहूँ कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप हुकूमत चला नहीं सकते। देखिए, बात यह है कि अदालत ने जो कहा है वो ये है कि जी JIT का फ़ैसला जो एक मुतल्लिका फ़ोरम है उस पर जाके किया जाए। उसका फ़ैसला हाई कोर्ट में नहीं होगा। हाई कोर्ट में मुकदमा कुछ और है जिसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान ये JIT वहाँ पेश की गई है। सिंध हुकूमत के यकीनी तौर पर इदारे हैं, उसमें पुलिस है, उसमें रेंजर्स हैं, उसमें ISI के लोग थे, उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग थे। उन सब ने मिल के एक इन्वेस्टिगेशन की और उसकी रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। अब उस रिपोर्ट में किसने क्या कहा, सही कहा, गलत कहा, उसका फैसला तो हाई कोर्ट ने ठीक कहा कि वो मुतल्लिका अदालत करेगी। लेकिन अगर 4-5 इदारों के लोगों के सामने एक बयान आया है, अब उसको MQM तो शायद इसलिए कह सकती है कि गलत है कि उनकी पार्टी का एक वर्कर है, ये ज़्यादा उसको जानते होंगे, मैं इतना नहीं जानते होंगे। लेकिन एक चीज़ सामने आई है
तो सिंध हुकूमत स्टेट अवे ये तो नहीं कह सकती कि जी ये गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं। एक इदारों ने किया है, अब फैसला अदालत में जाएगा, अदालत उसको जो मुनासिब समझती है उस पर फैसला दे देगी। अगर उसके अंदर कुछ वजन उनको नज़र आएगा तो वो उस पर उसके हक में देंगे, अगर नहीं वो उसके खिलाफ दे देंगे। तो मैं नहीं समझता कि JIT की जो बात शर्जील मेमन साहब ने कही है उसको बुनियाद बनाकर हम ये फैसला कर लें कि जी MQM को जो है वो बिल्कुल इस निज़ाम से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए या उसको निज़ाम में रहना चाहिए। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि उस JIT के ऊपर जो अदालत में मुकदमा चलेगा या दीगर जिन लोगों के नाम उसके अंदर हैं, अगर उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है या किया गया होगा तो उन सब के शवाहिद आने के बाद अदालत क्या फैसला देती है उसका हमें इंतजार करना चाहिए। आप इनको एक लम्हे में मुजरम भी करार दे सकते हैं और अगले ही लम्हे में ये भी कह सकते हैं कि अभी तो JIT है ना, अभी तो इब्तदाई रिपोर्ट है, अदालत का फैसला लेने आपके लिए कहना बड़ा आसान है। लेकिन आप दोनों जमातें जो है लोगों की जिंदगियां जो है मुश्किल में डाल रहे हैं। आप दोनों जमातें कराची के लोगों की जिंदगियां मुश्किल में डाल रहे हैं। नहीं मेरी सुनिए, मलिक साहब आप एक समझदार आदमी हैं, आपको पता है कि JIT क्या है और JIT की बुनियाद पर किसी को ना सज़ा हो सकती है ना पहले कभी हुई है। अब उसके अंदर क्या चीज़ सही है क्या गलत है ये इस फैसला ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, ना वसीम अख्तर साहब कर सकते हैं, ना मैं उसको गुनहगार कहलवा सकता हूँ, ना वसीम अख्तर उसको बेगुनाह करा सकते हैं। उसका एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, उस पर जाएगा। सिंध हुकूमत के जो इदारे थे, वफाकी इदारे थे, सब ने मिलकर जी देखें फैक्ट्री को आग लगाने के लिए जो JIT में बात सामने आई है उससे तो ये लगता है कि जी भत्ते की बात थी और वो की गई है। लेकिन इसमें अगर आप फैक्ट्री के मालिकान के बयान का इंतजार करें कि देखें भत्ता अगर मांगा गया होगा तो मुझसे आपसे तो नहीं मांगा गया होगा, फैक्ट्री के मालिकान से मांगा गया होगा। वो अगर बताएं कि उससे किसने मांगा था तो मैं समझता हूँ कि फिर लोग जिंदा जल गए थे। आप बताइए। नहीं अच्छा मैं आपकी बात से मैं कहता हूं कि अगर 259 लोगों की जो कत्ल हुआ है, जो उनकी हलाकत हुई है, जो जिंदा जलाए गए हैं, अगर वो किसी जमात के ऊपर, किसी फर्द के ऊपर, किसी सियासी लीडर के ऊपर साबित हो जाए और हम अगर फिर उसके साथ जाकर कोई बात करें तो फिर हमसे ज्यादा बेज़मीर आदमी कोई नहीं होगा। इंसानों की मतलब फिर हम अपने आप को इंसान नहीं कहलवा सकते, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं। लेकिन अगर जिस आदमी की फैक्ट्री को आग लगी है, जिस आदमी से पैसे मांगे गए हैं, जिसके साथ ये सारा झगड़ा हुआ है, अगर वो ये क्या उसके अच्छा एक चीज वसीम अख्तर साहब मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आपके पार्टी के लोग जिनके ऊपर JIT आई 12 मई के वाक़े में भी आप ही के सेक्टर इंचार्ज इसमें इल्ज़ाम उनके ऊपर आया है। बहुत से आपने माजी के वाक़यात जिनका जनापुर का वाक़या किया है, जनापुर के वाक़े में MQM को एक ऐसी जमात करार दे दिया था जिसके मुताल्लिक़ ये तासुर था कि उन्होंने कराची को उठा के शायद कहीं और ले जाना है, कराची यहाँ रहना ही नहीं है। लेकिन कराची आज भी वही है और वो जनरल नसीर अख्तर थे उस वक्त कोर कमांडर कराची, वो भी अपने बयान से पीछे हट गए। वो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब जो थे उन्होंने भी आपको क्लीन चिट दे दी। तो अब तो मैं ये इल्ज़ामात 100 दफ़ा पढ़ूंगा फिर मानूंगा, सोचूंगा कि ये दुरुस्त हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। शकूक इतने ज़्यादा पैदा हो गए। 15 साल मोहर लगाई रखी कि जनापुर बना रही है MQM, 15 साल बाद नहीं कहा नहीं सारा कुछ झूठ था, कोई नक्शा ही नहीं था। ये बताइए कि आपकी दुश्मनी क्या है? आपने बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए ISI के लिए, उसी को फौज को तो आप दावत दे रहे थे, उसी रेंजर्स को और फौज को आप कह रहे थे कराची में आके ऑपरेशन करें, तो फिर उनके आपसे मुखासमत तो नहीं हो सकती जिसको आप बुला रहे थे। पिछले प्रोग्राम में भी आप कह रहे थे कि जनरल राहील आप आ जाओ और टेक ओवर कर लो, मैं आपको कन्फ्रंट कर रहा था कि आप गलत कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि नहीं टेक ओवर कर लो। तो ये आपका है क्या? आपकी मोहब्बत और नफरत का रिश्ता क्या है? देखें, जहां तक जनरल राहील का मामला है वो अपनी जगह, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही थी बात उसमें तालिबान पूरे मुल्क में आपके सामने हैं, दैश आइस जो कि पनप रहे हैं, हर खित्ते में मौजूद हैं, वो हमारी तवज्जो उस तरफ थी। और जहां तक JIT का मामला है, चाहे वो 12 मई हो, एक और चीज बताऊं मैं आपको नदीम भाई, ये जो बल्दिया वाली JIT है ना, एक साल पहले वो जो हकीकी का है ना आफाक, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरी JIT यही वाली पढ़ के सुनाई थी एक साल पहले। तो आज आप उस JIT को लेके आ रहे हो और मीडिया में, तो इसका मतलब है आप पीपल्स पार्टी को मलाइन कर रहे हो। MQM को आपने डिफेंसिव पे ले जाना है और उसका चेहरा गलत करना है लोगों की नजर में। इसी तरह 12 मई को आपका जुर्म 12 मई सुने, 12 मई को कितना अरसा, 12 मई का केस कोर्ट में है, 12 मई को कितना अरसा गुजर गया। आज आपने एक शख्स
ऐसा पकड़ा जो कि बैंक का मुलाजिम है, टाइमिंग घर उसकी से बड़ी पकड़ा उसने। टाइमिंग बड़ी अजीबोगरीब है वसीम अख्तर साहब। लेकिन क्या मैं एक आपसे बराह रास्त सवाल पूछूंगा वसीम अख्तर साहब, एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या 12 मई का जुर्म जो है, मैं वसीम अख्तर साहब को उस पर मुअद्दल इल्जाम ठहरा सकता हूँ? क्योंकि मैं 10 दफ़ा हवाला दे चुका हूँ ऑन एयर कि उससे पहले गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ भी थे, DGMI भी थे, गवर्नर इशरतुल इबाद भी थे और आप भी थे, जिसमें यह तय हुआ था कि पुलिस से असला ले लिया जाए 12 मई वाले। ऐसा देखें, बिल्कुल थे आप उस मीटिंग के अंदर हुई थी, जिसमें ये प्लान तय पाया था कि पुलिस से असला ले लिया जाए, कंटेनर लगाए गए शहर में, तो फिर तो आपको पकड़ लेना। नेवर, नो 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 नो। देखें, उसमें रिक्वेस्ट की थी बार ने, सिंध बार ने, कराची बार ने, कि हमें इतने कंटेनर्स चाहिए और यहाँ हमें कंटेनर्स फैसला किसने किया कि पुलिस से असला ले लें? ये किसने तजवीज दी कि पुलिस ये कोई ऐसा फैसला नहीं था। नो नो, कोई फैसला नहीं हुआ था ऐसा। ना उसकी कॉपी मौजूद है। पुलिस से आपने सुने ना, मैं तो एंड बता रहा हूं आपको जो हुआ क्या है। जो मीटिंग्स हुई थी वो तो बहुत ही बेहतरीन मीटिंग हुई थी, अच्छे डिसीजंस हुए थे, उसमें कोई ऐसे खदशात नहीं थे। पुलिस से असला किसने जब लिया? ये मामला शुरू हुआ, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस से असला ले लिया, ये गलत तासुर है, गलत बात है। सुने, मैं आपको डिटेल बता रहा हूं ना, जब सारे फैसले हो गए दस्तयाब हैं उस मीटिंग के। देखिए, ये मिनट्स जो हमने मीटिंग की थी ना, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। उसमें सिर्फ उन जगहों से असला लेना था पुलिस से जहां खदशात थे कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ट्रिगर फ्रेंडली हो जाए तो नुकसान हो सकता है। वो हर जगह से नहीं। वो कौन सी जगह थी? मैं आपको जो असल बात बताना चाह रहा हूं उसको सुन ले प्लीज नदीम भाई जी। देखें, अचानक जो कुछ हुआ है वो किसी को नहीं पता था। जो काली भेड़ों का मैं जिक्र कर रहा हूं, आज भी हैं, उस वक्त भी थी। उन्होंने ये काम किया और ऐसी जगहों पे जाके किलिंग की लोगों की, मुख्तलिफ लोगों की, और फिर वो फ्री फॉर ऑल हो गया। सारी सियासी जमातें उसमें इन्वॉल्व थी, अपने आप को बचाने के लिए, ऑफेंसिव पे भी, डिफेंसिव पे भी। मगर ये शोशा छोड़ा गया नहीं, ऐसा नहीं। हमने तो अपनी रैली निकाली, हम तो जान बचा रहे थे। मैं तो पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व के लोग, हुकूमत में लोग थे। देखें, फुटेज आपके सामने है, सारी पार्टियां इन्वॉल्व। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारी पार्टियों में पीपल्स पार्टी भी शामिल है, ये इन्वॉल्व थी, तो फिर आप इनको गले क्यों लगा रहे हैं? झंडे हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट सर? हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट? सुने, झंडों की मेरे पास है सारी, आर्म्स हाथ में, लोगों के वेपन्स मौजूद हैं, लोगों के हाथ में। तो फिर तो सर, अगर पीपल्स पार्टी भी इन्वॉल्व थी तो आप इनको गले कैसे लगा रहे हैं? मलबा ही डाल सकते। कराची के अंदर या आप हैं या पीपल्स पार्टी है, तीसरी जमात का तो अभी तक वहां ताकत ही नहीं है। अब शायद आइंदा फ्यूचर में वो किसी के मतलब वो कोशिश कर रहे थे, ANP वाले 2 सीटें, अब उनकी वो भी नहीं रही, तो आप दोनों को जिम्मेदारी तो कबूल करनी पड़ेगी। ये नहीं है नदीम भाई, देखिए, पार्टियां अगर आपस में लड़ रही होती ना, तो आज भी खुदा ना खास्ता खून खराबा हो रहा था। अगर मैं पार्टी का दुश्मन होता, पीपल्स पार्टी का, या पीपल्स पार्टी हमारी दुश्मन होती, तो आज गलियों में खून खराबे हो रहे होते। ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी कुव्वत है जिसको आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जो बटन ऑन ऑफ होता है वो ये कोशिशें करते हैं और करते रहे हैं और रहेंगे। हमें मोहतात होना इससे। सईद गनी साहब, आपसे पूछूंगा, कराची के अवाम को आप क्या पैगाम देते हैं? अमन या यही कुछ जो कुछ हो रहा है? नहीं, देखें, ये तो जो कुछ हो रहा है इस पर तो कौन मुतमईन होगा। मैं कराची का रहने वाला आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी हमने यहाँ गुजारनी है, हमारे बच्चों ने यहाँ गुजारनी है, तो जाहिर है कि हम तो चाहते हैं कि कराची एक पुरअमन शहर हो जहाँ हर आदमी अमन और सुकून के साथ रहे, और जो उसके बेचारे के बुनियादी मसाइल हैं वो हल हों, बजाय इसके वो दूसरे मसाइल जो खामखा उसके ऊपर मुसलत कर दिए गए हैं वो उनसे नबत आजमा होता रहे। मैं सिर्फ एक गुजारिश आखिर में कर दूंगा कि देखें, जो प्रोग्राम आपने किया ये बड़ा ठीक लगा और आपके सवालात बड़े मुनासिब थे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चले जाए तो अल्ताफ़ हुसैन साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो 1-2 दिन बयानबाजी हुई, हर आदमी उसको ये कह रहा था कि नहीं होनी चाहिए, और जिस दिन वो रुकी सब लोगों ने कहा कि नहीं, बड़ा अच्छा फैसला किया, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने माफ़ी मांग ली, PTI ने माफ़ी कबूल कर ली और सारा मामला ठीक हो गया। तो ये अगर तलखियां हैं तो उन तलखियों को खत्म होना चाहिए। बिल्कुल हमसे भी माजी में कोताहियां हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, जवाब चाहूंगा, लेकिन वो इनके उनसे भी हुई होंगी और जमातों से भी होंगी। बहुत अच्छी है, हमें आगे करूंगा इस चीज को, लेकिन अगर जाना चाहिए बात हो तो फिर मैं वेलकम नहीं कर सकता। फिर लोगों और उनसे सीखना चाहिए, गलतियों से कंप्रोमाइज हो रही होती है। वसीम साहब, आप क्या कहेंगे? जी, किस हवाले से मैं नहीं समझा, बीच में आवाज आ रही थी। कराची का अमन MQM उसके लिए क्या करेगी? कौन नहीं चाहेगा? देखें, हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं,
आप 12 मई की बात कर रहे थे, 12 मई पे मेरे 14 पार्टी के साथी शहीद हुए हैं, हजारों साथी शहीद हो रहे हैं रोज। मेरे 36 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मेरे पार्टी के लोग गए हैं। हम तो कुर्बानियां दे रहे हैं, हम तो जनाजे उठा रहे हैं। कौन चाहेगा कि उसके घर से जनाजे उठे? ना सईद भाई चाहेंगे ना मैं चाहूंगा। कराची में अगर मैं फिर कहता हूं, अगर ऐसा होता तो पीपल्स पार्टी और हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होते, एक दूसरे में फायरिंग कर रहे होते। वो तो नहीं हो रहा कहीं भी। इनके इलाके भी हमारे इलाकों के साथ ही हैं और दूसरी जमातों के इलाके भी हमारे इलाकों के साथ है, जमात इस्लामी है और दूसरे इलाके पार्टियां। सर वसीम भाई, मगर जो ये आप सोचना जिसे चाहिए अपना इलाका कहें या जिसे ये अपना इलाका कहें, वो हैं तो पाकिस्तानी शहरी, एमक्यूएम का वोटर पाकिस्तानी शहरी। नहीं, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि हम गोलियां चला रहे होते अगर हम दुश्मन होते तो। ये ऐसी पार्टियां, ऐसी कुव्वत कौन सी हैं, उनको चेक करना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जो काली भेड़े हैं वो बायस्ड हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, उनको चेक करना चाहिए। मेरा अगर सियासी कारकुन खराब है तो वो जेल चला जाएगा, उसको जेल में डाल दे, सजा भुगत देगा। वो अगर बड़ा क्राइम किया तो बड़ी सजा होगी। मगर एंटी स्टेट एलिमेंट मौजूद है, तालिबान है यहां मौजूद, वो काम कर रहा है सारा कुछ, उसकी तरफ तवज्जो दें। वो एंटी स्टेट है, वो आपको मारता है, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता, आपकी रिट को चैलेंज करता है वो। आज के प्रोग्राम का मेरे पास वसीम भाई वक्त खत्म, मैं इस टॉपिक को दोबारा फिर आपसे डिस्कस करूंगा। वसीम अख्तर साहब, सईद गनी साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक। सईद गनी साहब, आपसे पूछूंगा, कराची के अवाम को आप क्या पैगाम देते हैं? अमन अमन या यही कुछ जो कुछ हो रहा है? नहीं देखें, ये तो जो कुछ हो रहा है इस पे तो कौन मुतमईन होगा। मैं कराची का रहने वाला आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी हमने यहाँ गुजारनी है, हमारे बच्चों ने यहाँ गुजारनी है। तो जाहिर है कि हम तो चाहते हैं कि कराची का पुरअमन शहर हो, जहाँ हर आदमी अमन और सुकून के साथ रहे और जो उसके बेचारे के बुनियादी मसाइल हैं वो हल हों, बजाय इसके कि वो दूसरे मसाइल जो खामखा उसके ऊपर मुसलत कर दिए गए हैं वो उनसे नबत आजमा होता रहे। मैं सिर्फ एक गुजारिश आखिर में कर दूंगा कि देखें, जो प्रोग्राम आपने किया ये बड़ा ठीक लगा और आपके सवालात बड़े मुनासिब थे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चले जाए तो अल्ताफ़ हुसैन साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो एक दो दिन बयानबाजी हुई, हर आदमी उसको ये कह रहा था कि नहीं होनी चाहिए, और जिस दिन वो रुकी सब लोगों ने कहा कि नहीं, बड़ा अच्छा फैसला किया, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने माफ़ी मांग ली, पीटीआई ने माफ़ी कबूल कर ली और सारा मामला ठीक हो गया। तो ये अगर तलखियां हैं तो उन तलखियों को खत्म होना चाहिए। बिल्कुल हमसे भी माजी में कोताहियां हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, जवाब चाहूंगा, लेकिन वो इनके से भी हुई होंगी और जमातों से भी हुई होंगी। बहुत अच्छी हमें आगे आगे करूंगा इस चीज को, लेकिन अगर जाना चाहिए बाद हो तो फिर मैं वेलकम नहीं कर सकता। फिर लोगों और उनसे सीखना चाहिए, गलतियों से कंप्रोमाइज हो रही होती है। वसीम साहब, आप क्या कहेंगे? जी, किस हवाले से मैं नहीं समझा, बीच में आवाज आ रही थी। कराची का अमन, कराची का अमन, एमक्यूएम उसके लिए क्या करेगी? कौन नहीं चाहेगा? देखें, हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं। आप 12 मई की बात कर रहे थे, 12 मई पे मेरे 14 पार्टी के साथी शहीद हुए हैं, हजारों साथी शहीद हो रहे हैं रोज। मेरे 36 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मेरे पार्टी के लोग गए हैं। हम तो कुर्बानियां दे रहे हैं, हम तो जनाजे उठा रहे हैं। कौन चाहेगा कि उसके घर से जनाजे उठे? ना सईद भाई चाहेंगे ना मैं चाहूंगा। कराची में अगर मैं फिर कहता हूं, अगर ऐसा होता तो पीपल्स पार्टी और हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबां होते, एक दूसरे में फायरिंग कर रहे होते। वो तो नहीं हो रहा कहीं भी। इनके इलाके भी हमारे इलाकों के साथ ही हैं और दूसरी जमातों के इलाके भी हमारे इलाकों के साथ है, जमात इस्लामी है और दूसरे इलाके पार्टियां। सर वसीम भाई, मगर जो ये आप जिसे अपना इलाका कहें या जिसे ये अपना इलाका कहें, वो हैं तो पाकिस्तानी शहरी, एमक्यूएम का वोटर पाकिस्तानी शहरी। नहीं, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि हम गोलियां चला रहे होते अगर हम दुश्मन होते तो। ये ऐसी पार्टियां, ऐसी कुव्वत कौन सी हैं, उनको चेक करना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जो काली भेड़े हैं वो बायस्ड हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, उनको चेक करना चाहिए। मेरा अगर सियासी कारकुन खराब है तो वो जेल चला जाएगा, उसको जेल में डाल दे, सजा भुगत देगा। वो अगर बड़ा क्राइम किया तो बड़ी सजा होगी। मगर एंटी स्टेट एलिमेंट मौजूद है, तालिबान है यहां मौजूद, वो काम कर रहा है सारा कुछ, उसकी तरफ तवज्जो दें। वो एंटी स्टेट है, वो आपको मारता है, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करता, आपकी रिट को चैलेंज करता है वो। आज के प्रोग्राम का मेरे पास वसीम भाई वक्त खत्म, मैं इस टॉपिक को दोबारा फिर आपसे डिस्कस करूंगा। वसीम अख्तर साहब, सईद गनी साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।